एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर बचे बवाल से। फर्जी केस के नाम पर वसूली से लेकर जाति प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर नौकरी लेने तक के आरोपों में घिरे हैं समीर वानखेड़े। आज इसकी जांच के लिए एनसीबी की विजिलेंस टीम मुंबई पहुंच रही है। इस पर ताजा अपडेट के लिए हम अपने संवाददाता से बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अरे what questions you are asking me? फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत मुंबई में बॉलीवुड से जुड़े हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस को लेकर मुखर रहने वाले एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कल रात दिल्ली से मुंबई पहुंच गए, लेकिन रिपोर्टरों ने जब उनके ऊपर लगे आरोपों पर सवालों की झड़ी लगा दी तो वो बचते नजर आए। What do you expect from me, my dear? Nothing. Thank you very much, sir. सर, इंक्वायरी के ऊपर क्या कहेंगे सर? It's good. It's really good. समीर वानखेड़े तो दिल्ली एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाकर मुंबई लौट आए। अब बारी एनसीबी की विजिलेंस टीम की है। आज एनसीबी का 5 सदस्यों वाला सतर्कता दल वानखेड़े पर लगे वसूली रैकेट और जाति सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े के आरोपों की तहकीकात के लिए मुंबई पहुंच रहा है। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह जांच दल की अगुवाई कर रहे हैं। एनसीबी की टीम यहां समीर वानखेड़े से आरोपों को लेकर पूछताछ करेगी। आर्यन ड्रग्स केस के स्वतंत्र गवाह और समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ की डील की कोशिश का आरोप लगाने वाले प्रभाकर सैल को भी दोपहर 12 बजे आने का समन भेजा गया है। इससे पहले कल समीर वानखेड़े दिल्ली में थे। वो यहां एनसीबी दफ्तर में 2 घंटे रहे, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान से उनकी मुलाकात हो पाई या नहीं। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए एनसीबी आर्यन केस के गवाह किरण गोसावी से भी पूछताछ करने वाली है। प्रभाकर सैल ने गोसावी पर ही समीर वानखेड़े की तरफ से वसूली की कोशिश का आरोप लगाया था। धोखाधड़ी के इस केस में उसे गिरफ्तार करने के लिए पुणे पुलिस की 2 टीमें यूपी में हैं। पुणे पुलिस के मुताबिक उसका आखिरी लोकेशन यूपी के फतेहपुर में मिला था। इससे पहले लखनऊ में गोसावी ने आज तक पर अपना पक्ष रखा था। छुपा छुपा घूम रहा हूँ 6 तारीख को दोपहर से, जब से मेरे फ़ोन बंद हो चुके हैं। 3 से लेके 6 तारीख तक मुझे काफ़ी कॉल्स आए, एक्सटॉर्शन के भी आए, धमकियों भरे भी आए, तुझे जिंदा नहीं रखेंगे, तुझे मार डालेंगे। 6 तारीख को जब भी मेरा एक केस ओपन हुआ ऐसा मुझे पता चला पूना का, तो वो केस को लेके 420 का एक केस था जो पेंडिंग पड़ा था और कोर्ट से कोई समन्स नहीं था। तो वो केस को लेके मैं जब भी पूना जा रहा था तभी भी मुझे किसी का कॉल आया और बोला कि तुम अरेस्ट भी हो जाओगे तो फिर भी तुमको हम अंदर छोड़ेंगे नहीं। आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त एनसीबी की टीम के साथ किरण गोसावी मौजूद था, लेकिन गोसावी हो या समीर वानखेड़े, दोनों पर खुद जांच की आंच आ गई है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। और चलिए आपको बताते हैं समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने क्या क्या इल्जाम लगाए हैं। प्लाज्मा पे आप नजर डालिए। आरोप नंबर 1, फर्जी केस के दम पर वसूली का आरोप समीर वानखेड़े पर लगाया गया है। आरोप नंबर 2, वसूली और प्रचार के लिए बॉलीवुड को जबरन निशाना बनाते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं। ये भी आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगाया गया है। अगला आरोप भी आपको बताते हैं किस तरह से आरोपों के चक्रव्यूह में फंसते यहां पर समीर वानखेड़े नजर आ रहे हैं। आरोप नंबर 3, जाति प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर नौकरी पाने का आरोप भी समीर वानखेड़े पर लगाया गया है। आरोप नंबर 4 भी आपको बताते हैं अगला आरोप उन पर क्या लगा है, किस तरह से आरोपों के चक्रव्यूह में ये फंसते नजर आ रहे हैं और जवाब देते अभी नहीं बन रहा है। बीवी के नाम पर बेनामी संपत्ति भी बनाने का आरोप समीर वानखेड़े पर लगा है। आज नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहली शादी की तस्वीर और निकाह नामे की कॉपी जारी कर नया हमला बोला है। इन तमाम मुद्दों पर नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। मलिक के मुताबिक इस मसले पर उद्धव प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी भेजेंगे।
और ये निकाहनामे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसी के हिसाब से उन्होंने ये आरोप लगाया है समीर वानखेड़े पर, जिसका जवाब अब समीर वानखेड़े को देना होगा। नवाब मलिक ने इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात भी की है और साथ ही उनकी पहली शादी की तस्वीर भी उन्होंने सामने रखी है। मलिक के मुताबिक इस मसले पर उद्धव प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजेंगे। तो सवालों के घेरे में है समीर वानखेड़े, संगीन आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले की अब जांच होगी। 5 सदस्यीय टीम मुंबई जा रही है इस पूरे मामले की जांच के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये विषय को लेकर जिस तरह से बॉलीवुड को पिछले 1 साल से बदनाम किया जा रहा है, इसको लेके भी प्रधानमंत्री जी को वो खत लिखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये विषय को लेकर जिस तरह से बॉलीवुड को पिछले 1 साल से बदनाम किया जा रहा है, इसको लेके भी प्रधानमंत्री जी को वो खत लिखेंगे। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। चलिए उनका रुख करते हैं। पंकज जुड़ रहे हैं हमारे साथ और साथ ही तंसीम हैदर भी जुड़ रहे हैं। पंकज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सवालों के चक्रव्यूह में तो घिरते हुए नजर आ ही रहे हैं, इसके साथ साथ आर्यन खान के केस पर उनकी मंशा और भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले तो दर्शकों को यह बता देते हैं कि एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े मुंबई में वापस आ गए हैं। अब वो दिल्ली गए थे, क्या उनसे पूछताछ करी गई वहां पर, इस पर अभी कुछ क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि 5 मेंबर्स की जो विजिलेंस टीम है वो मुंबई आने वाली है पूछताछ करने के लिए। साथ ही साथ नवाब मलिक ने जो आरोपों की बौछार लगाई थी कुछ दिनों से, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी नवाब मलिक ने ट्विटर पे काफी कुछ लिखा है समीर वानखेड़े के खिलाफ। निकाहनामा तो उन्होंने ट्विटर पर डाल ही दिया है। साथ ही साथ एक तंज कसते हुए उन्होंने समीर वानखेड़े की जो पहली पत्नी है उनकी फोटो भी डाल दी है और उनको स्वीट कपल कहा है। साथ ही साथ नीचे उन्होंने हालांकि एक ट्वीट और किया है और उसमें यह कहा है कि वो समीर वानखेड़े को जो एक्सपोज कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू लाइट द fraudulent means by which he has obtained a caste certificate to get an IRS job and has deprived a deserving scheduled caste person of his future। यानी समीर वानखेड़े के खिलाफ जो नवाब मलिक ने मोर्चा खोला है वो तो थमने का इस वक्त नाम नहीं ले रहा है, लेकिन आज जो फोकस है वो बॉम्बे हाईकोर्ट पे ही रहने वाला है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आर्यन खान को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इस पर आज सबका फोकस रहने वाला है। एनसीबी अपनी तरफ से आज क्या कोई नया मूव लेकर आएगा, क्या कुछ नया सरप्राइज लेकर आएगा, ये देखना पड़ेगा। हालांकि समीर वानखेड़े और एनसीबी डे 1 से ये कह रहे हैं कि उनके पास बड़ा वाटर टाइट केस है। आर्यन खान को बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं। अगर उनको बेल दे दी गई तो फिर वो एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकते हैं, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैट सामने आ गए जिससे पता लगता है कि पंकज, वाकई आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर 29 अक्टूबर तक कोई फैसला जमानत पर नहीं आता है तो हो सकता है कि दिवाली जेल में ही आर्यन खान को बितानी पड़े। तंसीम का भी रुख कर लेते हैं। आज दिल्ली से जो टीम रवाना होने जा रही है उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास, क्या रवाना हो चुकी है टीम? जी देखिए, ये 5 सदस्यीय टीम है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। उनके साथ 4 और ऑफिसर्स हैं जो अभी ये 9 बजे की फ्लाइट उनकी थी। ये लोग मेरा ख्याल अब फ्लाइट में ही होंगे और वही करीब 11:30-12 बजे मुंबई पहुंच जाएंगे। जैसा कि एनसीबी के सोर्सेस ने बताया है कि 4 जो है मुख्य जांच के जो पहलू हैं इसमें, पहला ये कि समीर वानखेड़े के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कैंप ऑफिस है एनसीबी का वहां पे। उसके अलावा पूजा डडलानी जो कि शाहरुख खान की पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे क्योंकि पैसे के लेन देन में उनका नाम भी लिया गया है, आरोप ऐसे लगाए गए हैं। इसमें प्रभाकर सेल से भी जो है उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, उससे भी पूछताछ की जाएगी। किरण गोसावी जो कि अभी फरार है, लिहाजा उसको भी ट्रेस करने की कोशिश करेगी एनसीबी और उसके बयान बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ये टीम आज पहुंच जाएगी करीब 12 बजे के आसपास, अपना काम शुरू कर देगी। और ऐसा लगता है जो भी बातचीत हुई है एनसीबी के टॉप सोर्सेस से, उनका ये कहना है कि ये ऑफिसर्स कैंप करेंगे मुंबई में और अभी इसमें अलग अलग तरह जितने भी आरोप लगे हैं समीर वानखेड़े पर उनसे एक एक सवाल किए जाएंगे, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे और इस जांच को अब आज से आगे बढ़ाया जाएगा।
जी शुक्रिया तंसीम। पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आप दोनों बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए लौटते रहेंगे। अब बात शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की। आर्यन की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। कल कोर्ट में दोनों तरफ से क्या दलीलें दी गई, आइए आपको दिखाते हैं। क्या आर्यन खान की घर लौटने की मन्नत पूरी होगी? 3 अक्टूबर को एनसीबी की गिरफ्त में आने के बाद हर रोज यही सवाल चर्चा में है। बॉम्बे हाईकोर्ट में कल लंबी जिरह के बाद आज फिर दोपहर 2:30 बजे आर्यन की अर्जी पर सुनवाई होगी। There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. Thank you. आर्यन खान को जमानत दिलवाने के लिए शाहरुख खान ने वकीलों की फौज लगा दी। मशहूर वकील सतीश मान शिंदे और अमित देसाई के साथ आर्यन की पैरवी के लिए कल देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी उतर गए। आर्यन की जमानत के लिए मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलों में कहा, आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं। वो कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। आर्यन कस्टमर नहीं थे। आर्यन क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे। प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था। प्रदीप गाबा इवेंट मैनेजर थे। आर्यन और अरबाज को बुलाया गया था। आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी। आर्यन के पास से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी। ड्रग्स की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ है। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। एनसीबी ने जिस चैट का हवाला दिया है वो 2018-19 की है, जिसका क्रूज ड्रग्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे। और क्या व्हाट्सएप चैट को कोई सबूत के तौर पर स्वीकार करेगा? And there is also no recovery. So there is no recovery, there is no evidence for consumption, there are no medical tests conducted. So therefore in the absence of any recovery, any consumption and any conspiracy, there cannot be any case under the NDPS Act. And therefore he has pointed out that the bail should be granted on those. मुकुल रोहतगी के पहले एनसीबी के वकील ने दलील दी, शाहरुख खान के मैनेजर ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की। जमानत दी गई तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। जमानत न देने का ये मजबूत आधार है। दलीलें रखी जा चुकी हैं। आज भी इस पर सुनवाई होगी। सारी निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं और देखना होगा कि आर्यन की जमानत की मन्नत पूरी होगी। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो आज सभी की निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट पर, बेल होगी या जेल, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस की लड़ाई में अपना नाम उछाले जाने पर पाकिस्तान की पत्रकार अरूसा आलम ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अरूसा आलम का आईएसआई से लिंक का आरोप लगाया था। इस आरोप पर आज तक ने अरूसा आलम से एक्सक्लूसिव बात की। पहले सुनिए रंधावा का आरोप, फिर अरूसा आलम का जवाब। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। मैम लेकिन अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि जो पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए आप पर। उन्होंने ये कहा है कि आपके और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो संबंध है उसकी जांच होनी चाहिए, आपके आईएसआई के साथ जो लिंक्स हैं उसकी जांच होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगी? जनाब, आप जो भी जांच करना चाहता है जरूर करें, क्योंकि मुझे छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं आईएसआई, ये हमारी प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है। मैं फख्र करती हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, बट एक्सक्यूज मी, नेवर, आई हैव नेवर वर्कड विद देम, एंड व्हाई शुड आई बी वर्किंग विद देम? When I met Captain Saad, I stopped writing, I stopped meeting people. That's it. I will be more than happy if they want to conduct an investigation. I will cooperate. ठीक मैम, नवजोत कौर सिद्धू के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये आरोप लगाया है, उन्होंने ये कहा है कि पंजाब में जो ट्रांसफर और पोस्टिंग होती थी उसमें आपका एक हिस्सा था। मैडम नवजोत कौर को कहिए कि पहले जाओ जाके अपना हाउस इन ऑर्डर करो, एक बात। दूसरा ये है कि जो उन्होंने करप्शन की हुई है वो सारी डॉक्यूमेंटेड है।
ठीक है ना, सारी आ जाएगी। अगर कोई इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करेगा तो मैडम एक्सपोज हो जाएंगी। क्योंकि इस तरह के जो सीरियस एलिगेशंस है, गंभीर आरोप है, ये किसी एक धड़े पे नहीं या एक हिस्से से नहीं। मोहम्मद मुस्तफा, आप उनको जानती हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि ट्रांसफर्स हो, पोस्टिंग्स हो, पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें आपका काफी इंटरफेरेंस था, आपकी काफी दखल थी उसमें। माय फुट, यू आर कॉलिंग हिम a senior police officer. He was a failure all his life and he is not a stable guy. और कैप्टन साहब की ये बहुत बड़ी अच्छाई थी कि उन्होंने उसकी वाइफ को इतनी इज्जत दी, फ्री हैंड दिया, PWD दिया, कि पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज दी। वो आदमी पंजाब को रूल करने का सोच रहा था। आज आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, और अगर आप मुस्तफा की बात कर रहे हैं जी, तो मुस्तफा ने मुझसे ये कहा था कि बहन मुझे DGP बनवा दो, फिक्र नहीं करो, जितना उधर से माल इंडिया से, पाकिस्तान से आएगा, इधर से जाएगा, हम मजे करेंगे, हम बड़ा पैसा बनाएंगे। और चलिए बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। 3 साल के बाद उनकी वापसी हुई है। 3 साल बाद लालू प्रसाद यादव आज चुनावी दंगल में नजर आएंगे। आज लालू प्रसाद यादव बिहार में होने वाले उपचुनाव में रैली को संबोधित करेंगे, जहां उनकी साख दांव पर लगी है। उधर नीतीश कुमार लालू पर तंज कस रहे हैं। लालटेन जो है वो इतिहास की चीज बन गई। चाहे तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। बिहार वासियों का मोह हमको भेज के लाया कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमको लोग बुला रहे हैं, मतदाता लोग। हर खासो आम में चर्चा तमाम है और जुबान पर बस एक ही नाम है, लालू प्रसाद यादव का। वो लालू यादव जो करीब 41 महीने के बाद बिहार की जमीन पर लौटे हैं और उपचुनाव की सियासी लड़ाई में ताल ठोंकने को तैयार हैं। उपचुनाव में लालू के प्रचार में उतरने के मायने क्या हैं, ये तो बिहार के नेताओं के बयानों से ही समझा जा सकता है, क्योंकि नीतीश गोली बंदूक का जिक्र कर जंगल राज की याद दिला रहे हैं, तो पूर्व डिप्टी CM लालटेन युग की कहानी बता रहे हैं। गोलियां मरवा दे सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। भाई जिनके राज में बिजली नहीं थी, लोग लालटेन लेकर चलते थे। अब लालटेन म्यूजियम में रखने की चीज बन गई है। अब तो राजद के कार्यालय में 5 टन का लालटेन दिखाने के लिए रखा जा रहा है। तब लालटेन जो है वो इतिहास की चीज बन गई। बिहार की सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं और उस पर ही मजाक उड़ा रहे हैं, तो जाकर बोले ना बिहार की जनता को, कुछ इस तरह की जनता बता देगी इनको। उधर इस बार लालू यादव की लड़ाई सिर्फ NDA से ही नहीं है। महागठबंधन के पुराने साथी कांग्रेस ने भी RJD के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बात इसी तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर उपचुनाव को लेकर बिगड़ी, और इतनी ज्यादा बिगड़ी कि सालों पुरानी दोस्ती में दरार आ गई, पुराने रिश्ते में तकरार आ गई। मतलब मजबूर है दोनों सीट में लड़ने के लिए, और बात साफ कर दिया, आप गठबंधन को तोड़ दिया, रिश्ता नहीं हुआ, तो हम अभी कांग्रेस को दोनों सीट में जिताने के साथ साथ अगले वाले दिनों में 40 पार्लियामेंट सीट में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसे बयानों से RJD पर दबाव बनाने की कोशिश की तो तेजस्वी सीधा जवाब देने से बचते रहे, लेकिन फिर से मिशन बिहार शुरू करते ही लालू ने बता दिया कि कांग्रेस के ऐसे तेवर के सामने उनके इरादे क्या हैं। गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को, जमानत जब्त कराने के लिए। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बिहार की सियासत में लालू की कमी हर कहीं दिखी। लेकिन 3.5 साल बाद एक बार फिर लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान पर गरजने के लिए तैयार हैं। भले ही दंगल उपचुनाव का हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। ये तेवर बिहार में भविष्य की सियासत के लिए
बड़े संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब बात पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनिस की। वकार यूनिस ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है। T20 मैच में भारत के खिलाफ जीत के बाद वकार ने एक टीवी चैनल पर कहा था कि उन्हें मैच के दौरान हिंदुओं के बीच मोहम्मद रिजवान का नमाज पढ़ना पसंद आया था। इस पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद वकार यूनिस ने माफी मांग ली है। जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मेरी इंटेंशंस कभी भी ऐसी नहीं थी कि मैं कभी भी रिलीजियस पे तो मैं कभी कमेंट नहीं करता, ना मैं उस पर पंगा लेता हूँ। तो आई वाज ऑल एक्साइटेड, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि पाकिस्तान मैच जीता है, एंड उस एक्साइटमेंट में क्योंकि आई सॉ रिजवान प्लेइंग ऑल्सो, तो उसमें शायद मैंने वर्ड्स कुछ ऐसे यूज कर दिए जिससे हो सकता है कि किसी के सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हुए हों। सो आई अपोलोजाइज कि अगर आपको किसी को मेरी वजह से तकलीफ हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवाली से पहले फ्लिपकार्ट ने अपनी आखिरी सेल की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलने वाली इस सेल में कंपनी का फोकस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर अधिकतम छूट देने का रहेगा। इस सेल में किस प्रोडक्ट पर कितनी छूट मिलेगी, इसका खुलासा भी फ्लिपकार्ट ने कर दिया है। फेस्टिव सीजन में जारी बम्पर बिक्री के सागर में गोता लगाने के लिए फ्लिपकार्ट एक बार फिर तैयार है। इस फेस्टिव सीजन की आखिरी सेल की तारीखों का फ्लिपकार्ट ने ऐलान कर दिया है। फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल 28 अक्टूबर से शुरू होकर 3 नवंबर तक चलेगी। फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स इस सेल पर एक दिन पहले ही तय डिस्काउंट पर शॉपिंग कर सकते हैं। ग्राहकों को SBI कार्ड पर 10% का कैशबैक भी दिया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि फ्लिपकार्ट के इस दिवाली सेल में ग्राहकों को किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिल सकता है। फिलहाल भारत में जो कैटेगरी ऑनलाइन मार्केट में दुकानों से भी ज्यादा संख्या में बिक रही है वो है स्मार्टफोन। लिहाजा इस सेल में कंपनी स्मार्टफोन और टैबलेट पर 75% तक डिस्काउंट ऑफर करेगी। फ्लिपकार्ट का दावा है कि वो एप्पल, सैमसंग, शाओमी और मोटो जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर भारी छूट ऑफर करने जा रही है। इसके साथ ही Realme Narzo 50A, Samsung Galaxy F12, Oppo Reno 6 5G, Poco F3 GT, Moto G60, Infinix Hot 10 Play और Pixel 4a जैसे स्मार्ट प्रोडक्ट्स पर बम्पर डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी स्मार्टफोन बेचने वाली ज्यादातर बड़ी कंपनियों के लोकप्रिय मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट ऑफ करके कंपनी ने आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया है। इसके अलावा जिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर कंपनी बड़ी छूट दे रही है उनमें Acer Aspire 7 लैपटॉप 90,000 की जगह 50,000 रुपए में मिलेगा। Realme Beard Trimmer 1299 की जगह 999 रुपए में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ ही कई कंपनियों के लैपटॉप, ट्रिमर, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर्स और पावर बैंक्स पर फ्लिपकार्ट 80% तक की छूट ऑफर करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर इस बार की सेल में सबसे ज्यादा छूट पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स रहेंगी। फ्लिपकार्ट की सेल में दिग्गज कंपनियों के स्मार्ट टीवी पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को 9,990 रुपए की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा। किचन अप्लायंसेज भी 299 रुपए की शुरुआती कीमत पर मिलेंगे। माइक्रोवेव को 45% तक की छूट पर, जबकि एयर कंडीशनर्स पर 55% तक की छूट दी जाएगी। इन आंकड़ों से साफ है कि इस बार फ्लिपकार्ट का फोकस नामी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा छूट देने का है। आज तक ब्यूरो।